हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा वी आर डीलिंग विद 10 AM डेली सीरीज। तो आज उसका लेक्चर नंबर 65 है। तो आज हम देखते हैं इन 10 AM सीरीज में कितने लोग क्वालिफाई हो पाते हैं, क्योंकि आज का कट ऑफ होने वाला है 8 मार्क्स। तो ध्यान दीजिएगा, आप सिर्फ 2 गलती कर सकते हैं, उसके बाद आप करेंगे तो आप क्वालिफिकेशन से बाहर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज एमसीक्यू सीरीज। देखिए, पहला क्वेश्चन बहुत स्टैटिक है, स्टेट पीसीएस में से क्वेश्चन लेकिन पूछे जाते हैं, रिमेंबर। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। याद रखिएगा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस कहां पर लोकेटेड है। जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो एकदम ब्लैंक हो जाते हैं आप ऐसे क्वेश्चंस में। याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, स्टिल ये सीरीज के थ्रू आप याद करते जाएं ऐसे क्वेश्चंस। याद रखिएगा, ऑप्शन है वाराणसी, मैसूर, न्यू दिल्ली या शिमला। ओके, और आई थिंक बहुत से लोग ये देख के आंसर लगाना चाह रहे होंगे न्यू दिल्ली, बट देखिए गेस ऐसे किया सकता है, लैंग्वेजेस की बात है और आपने मैक्सिमम क्लासिकल लैंग्वेजेस की बात सुनी होगी, तो हम साउथ में सुनते हो लैंग्वेजेस के बारे में। तो अगर मैं इसमें बेस्ट ऑप्शन देखूं साउथ के हिसाब से, सो आई विल गो विद द मैसूर। तो याद रखा मैंने इस क्वेश्चन को किस तरह हिंट किया, अगर मुझे नहीं पता था तो याद रखिए ऐसी ट्रिक्स आपके एग्जाम में काम आती हैं, आपको पता होना चाहिए क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में कि सब साउथ की लैंग्वेजेस होती हैं, ऐसा करके आप गेस कर सकते हैं, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर जो है वो है मैसूर। ओके, तो इसका आंसर है दैट इज बी, मैसूर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आपको पता होगा इस टाइम पे कोरोना वायरस चला है, जिसकी वजह से मैक्सिमम न्यूज इज रिलेटेड टू कोरोना वायरस ओनली। ओके, इसीलिए याद रखिएगा आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे 2019 की जो करंट अफेयर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने पूछा, और एक इंपॉर्टेंट चंद्रयान 2 मिशन आपको पता होगा जो न्यूज में था, जो हमारे लिए एक फेलियर हो गया, मतलब वहां पर उसको कंप्लीट नहीं कर पाया उस प्रोजेक्ट को, रिमेंबर। तो इस फेलियर की वजह से ये न्यूज में है, ठीक है। तो पूछा गया है कि कौन सा सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल इसरो ने यूज किया था फॉर चंद्रयान 2। ओके, ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं, देखिए सारे जीएसएलवी है, तो इसका मतलब तो ठीक है सब जीएसएलवी है। ऑप्शन है मार्क 3, मार्क 2, मार्क 5, मार्क 5। ओके, तो याद रखिएगा, आई थिंक आपने सुना होगा, इसका करेक्ट आंसर ए है जीएसएलवी मार्क 3। तो रिमेंबर ऐसे आपसे नहीं पूछेंगे M1, M2, MS, इसमें नहीं, आपको यहां पर ऑप्शंस चेंज किया जा सकते हैं, जैसे यहां पर चेंज किया गया है। तो यहां पर करेक्ट आंसर दैट इज ए जीएसएलवी मार्क 3। दैट इज एन इजी क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये मैंने क्यों पूछा है, क्योंकि अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो इंडिया और नेपाल के रिलेशंस बहुत टेंसाइल चल रहे हैं, बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है सितंबर 2019 में, याद रखिएगा, पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया था क्रॉस बॉर्डर ऑयल पाइपलाइन। याद रखिएगा, तो पूछा गया ये ऑयल पाइपलाइन किन 2 सिटीज को कनेक्ट कर रहा है। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए हैं, डी ऑप्शन इज नन ऑफ दीज, बाकी 3 ऑप्शंस आप रीड कर सकते हैं। ओके, अगर आपको नहीं पता है, क्योंकि मैंने यहां पर कहीं भी नेपाल नहीं लिखा हुआ है। ओके, तो इसका मतलब ये तो मैंने बता दिया इंडिया और नेपाल के बीच में ये ऑयल गैस पाइपलाइन बनाई गई है, याद रखिएगा। बट ठीक है, ये ऑयल पाइपलाइन, सॉरी ऑयल गैस बोल दिया मैंने, ऑयल पाइपलाइन जो है क्रॉस बॉर्डर ऑयल पाइपलाइन इंडिया और नेपाल के बीच में, बट यहां पे मैंने सिटीज पूछ ली हैं। तो अगर आपको नहीं आता है तो मे बी इट वुड बी डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर यू। इसका करेक्ट आंसर ए, दैट इज मोतीहारी एंड याद रखिएगा अमलेखगंज। ठीक है, और ये जो मोतीहारी है इट इज एट बिहार, रिमेंबर, और अमलेखगंज इज एट नेपाल। ओके, मैं इसका आपको डायग्राम भी दिखा देता हूं, ये देख सकते हैं, मोतीहारी इज एट रिमेंबर बिहार, ओके, और अमलेखगंज कहां पर है, दैट इज एट नेपाल। ओके, तो ये इनॉग्रेशन हुआ था, और आपको पता होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ कोर्स कौन है वहां के, दैट इज नेपाल के, जो बहुत न्यूज में है, उनकी अलग अलग डायलॉग्स की वजह से वो न्यूज में है। आई थिंक मैक्सिमम पीपल नो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 4, और ये पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। दैट कुड बी एन इजी क्वेश्चन अगर आपने मेरी बेसिक पॉलिटी सीरीज कंप्लीट की है। तो क्वेश्चन मैंने पूछा कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, मैंने यहाँ पर रेट्स लिखे हुए हैं। पहले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए रेट्स किस आर्टिकल के अंदर इशू किए जाते हैं और कितने टाइप के रेट होते हैं, ये तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, रॉन्गली मैच्ड है, ठीक है, मीनिंग इसकी रॉन्गली मैच है, हेबियस कॉर्पस है, मैंडेमस है, प्रोहिबिशन है, क्यों वारंटो है। ओके, और यहां पर उसकी 4 सबकी मीनिंग लिखी हुई है। रॉन्गली मैच कौन सी है, आई थिंक आपने रीड कर लिया, टू हैव द बॉडी वी कमांड टू बी सर्टिफाइड बाय व्हाट अथॉरिटी। इट्स एन वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, हमारे चैनल को जरूर विजिट करें, हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करें, यहां पर पॉलिटी सीरीज के लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तभी आपको ऐसे इजी क्वेश्चन बन पाएंगे। आई थिंक जिसको आता है उसने मार्क कर लिया होगा। यस, द करेक्ट आंसर सी, प्रोहिबिशन याद रखिए टू बी सर्टिफाइड से मैच नहीं होता है, ये रॉन्गली मैच्ड है। अब आपको मुझे पहला बताना है कि प्रोहिबिशन फिर किससे मैच होता है।
पहला क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताइए। और टू बी सर्टिफाइड फिर किससे मैच होता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। दोनों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्योंकि दोनों ही याद रखिए सी ऑप्शन इज रॉन्गली मैच्ड, रिमेंबर। तो सी है, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा किससे मैच होगा, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th, और ये भी पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन लिया है मैंने, बट एक थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन है रिलेटेड टू पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, जो आप हमेशा ट्विटर में हर जगह न्यूज में देखते थे पीएमओ के बारे में। ओके तो यहां पे पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग पीएमओ। पहला ऑप्शन है कि पीएमओ का एग्जिस्टेंस 1977 में हुआ। सेकेंड पॉइंट है इसको हेड जो करता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी इसको हेड करता है। ओके दो स्टेटमेंट है, पहला ऑप्शन है ओनली 2, बी है बोथ 1 and 2, सी है ओनली 1 या डी है नाइदर 1 नॉर 2। ओके तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है, रिमेंबर कभी भी पीएमओ की बात की जाए, आई थिंक आपने मार्क कर लिया होगा जिसको आता होगा क्वेश्चन, नहीं पता है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का नाम पहले प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरिएट था। ओके और इसका नाम पीएमओ रखा गया मोरारजी देसाई के टाइम पे, जब मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री थे, दैट इज इन 1977। तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट पॉइंट सही है, ये 1977 में एग्जिस्टेंस में आया क्योंकि इसका पीएमओ जो नाम रखा गया वो 1977 में रखा गया है। ओके सेकंड है इट इज हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, कैबिनेट सेक्रेटरी हेड नहीं करता, इसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेड करता है। ओके तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए प्रेजेंटली हु इज द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एंड प्रेजेंटली हु इज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो रिमेंबर इट इज हेडेड बाय प्रिंसिपल सेक्रेटरी, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो आंसर इज सी दैट इज ओनली 1। रिमेंबर मैंने यहां पे एक्सप्लेनेशन दे दिया आपको, पीएमओ को पहले हम प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरिएट कहते थे विच वाज फॉर्म्ड इन 1947। ओके प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरिएट, बट इन 1977 मोरारजी देसाई मिनिस्ट्री में याद रखिए इसका नाम पीएमओ रख दिया गया, दैट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ओके तो करेक्ट आंसर दैट इज ओनली 1 स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, अगेन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन आई कुड से। ओके वेरी इजी क्वेश्चन, ये इजी तो आपको बन जाना चाहिए क्वेश्चन देखते ही। 11th शेड्यूल की बात कर रहा है, उसमें कितने आइटम्स मेंशन है इन 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन है 22, 24, 29, 32। अगर आप ऐसे क्वेश्चन भूल रहे हैं, आपने पढ़ा है बट भूल रहे हैं, तो कहीं आपका वीकनेस है, प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, पॉलिटी लेक्चर सीरीज को जरूर देखें एक बार हमारे चैनल को वेबसाइट पर जाकर, क्योंकि वहां हमने डिटेल में कवर किया हुआ है। ठीक है इसका करेक्ट आंसर सी दैट इज 29 सब्जेक्ट्स। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, याद रखिए यहां पे मैंने 11th शेड्यूल पूछा था, 12th शेड्यूल में, ठीक है यहां तो 11th शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट्स है, बट आप मुझे 12th शेड्यूल में बताइए 12th शेड्यूल में कितने आइटम्स मेंशन्ड है। ओके 11th शेड्यूल आपको पता होगा पंचायत से रिलेटेड है और 12th शेड्यूल इज रिलेटेड टू म्युनिसिपैलिटी। ओके और अगर आपके पास टाइम हो तो इन 29 सब्जेक्ट्स को एक बार गो थ्रू भी कर लीजिएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो 29 सब्जेक्ट्स में मेंशन हैं। ओके चलिए इसका करेक्ट आंसर दैट इज सी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th, अगेन रिलेटेड टू पॉलिटी। मैंने पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, नॉट करेक्टली मैच एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है और आप कंफ्यूज हो सकते हो ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है अब आप यहां पर क्वेश्चन देख रहे होंगे तो इस साइड मैंने कुछ चीजें लिखी हुई हैं और इस साइड कुछ चीजें लिखी हुई हैं। पहले लिखा पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन स्टेट लिस्ट में, ये तो पता ही होना चाहिए मेरे भाई, क्योंकि इसका रीजन क्या है, आजकल कोरोना वायरस चल रहा है और हेल्थ की कभी भी बात होती है याद रखिए इट्स अ स्टेट सब्जेक्ट, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, जिसको आता हो उससे तो मार्क कर लिया होगा करेक्ट आंसर। सेंसस यस इट इज अ यूनियन सब्जेक्ट, ये भी सही है। एंटी रिफ्लेक्शन लॉ यस इट इज मेंशन इन 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट याद रखिए दिस इज रॉन्गली मैच्ड। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा दैट इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स इज नॉट गिवन इन 2nd शेड्यूल। तो मुझे बताइए कि ये जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स की एलोकेशन ऑफ सीट्स है ये किस शेड्यूल में मेंशन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके तो यहां पर जो करेक्ट आंसर दैट इज सी। आप देख रहे होंगे इजी क्वेश्चन है, बट जब ये एग्जाम में आता है और आपके सिर्फ बहुत कम टाइम रहता है तो ये ऐसे सोचते सोचते हम गलत मार्क कर देते हैं कभी कभी, तो कंफ्यूज नहीं होना है, याद है कि इसका करेक्ट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8th में आते हैं, यहां मैंने असर्शन रीजन लिया है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। मैंने एक असर्शन लिखा हुआ है कि आर्टिकल 30 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का डज नॉट डिफाइन द टर्म माइनॉरिटी, उसमें माइनॉरिटी डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है नेक्स्ट उसका रीजन दिया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस ओनली लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी। ठीक है तो याद रखिए कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ये असर्शन है और ये रीजन लिखा हुआ है, तो इसको सॉल्व करेंगे ट्रिक में आपको बताता हूं। देखिए इसमें 4 स्टेटमेंट दिए रहते हैं कि असर्शन रीजन दोनों ही करेक्ट हैं और रीजन इज अ करेक्ट रीजन, याद रखिए रीजन जो है याद रखना है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, मतलब ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। सेकंड दोनों ही करेक्ट है बट ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके सी रहता है ए ट्रू
आर फॉल्स, मतलब ए ट्रू आर फॉल्स है, और डी जो रहता है आर फॉल्स ए ट्रू, सॉरी ए फॉल्स आर ट्रू। ठीक है, तो एक सिंपल से ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप ये कोशिश करिए, इजी तब हो सकता है जब आपको पता हो इनमें से कोई भी एक स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आपके लिए तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। अगर मान लो ये रॉन्ग है तो समझ में आ गया आंसर क्या होगा, दैट इज ए फॉल्स आर इज ट्रू, करेक्ट। अगर पता चल गया बी वाला ये आर वाला रॉन्ग है, स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, तो सबसे पहला काम है आपको ये चेक करना, ये दोनों स्टेटमेंट को अलग अलग कंसीडर करो और चेक करो इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर दोनों ही करेक्ट हैं तब कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अगर एक भी रॉन्ग मिल गया ना तो फिर तो क्लियर है। तो अगर मैं पहले स्टेटमेंट को देखता हूं, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, माइनॉरिटी की डेफिनेशन डिफाइंड नहीं है, अब ये मैं भूल गया, अब मैं सीधे आर पढ़ता हूं। सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है, कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ दो टाइप की माइनॉरिटी रिकॉग्नाइज करता है, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस। अब दोनों ही सही हैं, इसका मतलब सी और डी तो नहीं हो सकता क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अब ए और बी में यहां पर कंफ्यूजन होता है, अगर एक गलत होता ना तो आंसर आ जाता अपना। लेकिन याद रखिए अब जब दोनों सही हैं तो क्या आपको ये लग रहा है कि डिफाइन नहीं है और यहां लिखा हुआ है ये ओनली लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी, याद रखिएगा, रिकॉग्नाइज करता है? नो, याद रखिए ये इसका कोई रीजन नहीं है कि इसलिए डिफाइन नहीं किया गया है। तो करेक्ट आंसर बी होगा, ए एंड आर बोथ आर ट्रू, बट ये उसको डिफाइंड नहीं करता है। ठीक है, याद रखिए जब दोनों ट्रू होते हैं तब आप ए और बी में कंफ्यूज हो जाते हो क्या वो उसका रीजन है कि नहीं है, बट एक भी गलत होगा तो याद रखिएगा दैट इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, तो पहला काम आपका दोनों को स्टेटमेंट को अलग अलग करके रीड करना। ओके, तभी क्वेश्चन इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, चलिए, तो यहां पर करेक्ट आंसर दैट इज बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अगेन पॉलिटी से। आज के क्वेश्चन मेनली पॉलिटी बेस्ड है। ओके, तो क्वेश्चन जो 9th है यहां पूछा गया, अकाउंटिंग को सेपरेट कर दिया गया था ऑडिटिंग से, याद रखिए किससे, कैग से। ओके, और अब उसके पास में आपको बता दूं सिर्फ एक फंक्शन है दैट इज ऑडिटिंग। ये जो अकाउंटिंग का सब्जेक्ट था, पहले मैं कैग के बारे में बताऊं, वो ऑडिटिंग और अकाउंटिंग दोनों करता था। ठीक है, अब उससे अकाउंटिंग का सब्जेक्ट ले लिया गया है। तो कब उससे ये अकाउंटिंग का सब्जेक्ट लिया गया? सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव में। ऑप्शन है 1975 में, 1977 में, 1976 या 1981। करेक्ट आंसर आपने तुरंत मार्क कर लिया होगा, यस द करेक्ट आंसर सी, दैट इज 1976। बट बहुत लोग सोचेंगे सर ये क्या है ऑडिटिंग अकाउंटिंग, जो फर्स्ट टाइम होंगे, तो आपकी पॉलिटी वीक है। मैं आपको बोलूं क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कैग के फंक्शंस क्या होते हैं, ऑडिटिंग अकाउंटिंग ये सब क्या है, ये सब आपको नहीं बन रहा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पॉलिटी के लेक्चर्स को आप जरूर एक बार जाकर हमारे चैनल में, हमारी वेबसाइट में सॉरी विजिट करें, और वहां पर मैंने एकदम डिटेल में बताया अकाउंटिंग ऑडिटिंग क्या होती है, किस तरह सेपरेट किया गया, ये सब हमने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो यहां तो करेक्ट आंसर दैट इज 1976। ओके, और लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, और जाते जाते लास्ट क्वेश्चन भी ट्रिकी क्वेश्चन है। यहां बताना कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है रिलेटेड टू नेशनल कैलेंडर। ओके, पहला स्टेटमेंट है कि नेशनल कैलेंडर इज बेस्ड ऑन विक्रम एरा। ओके, सेकंड स्टेटमेंट है नेशनल कैलेंडर को हमने अडॉप्ट किया 26 जन 1950। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि नेशनल कैलेंडर कब अडॉप्ट हुआ। ओके, यहां पे तो मैंने आपसे ऑप्शंस पूछ लिए। ऑप्शन है ए वन ओनली करेक्ट, टू ओनली करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, या दोनों ही गलत स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपको पता होगा गलत है, साका एरा में अडॉप्ट किया गया, नॉट एज विक्रम एरा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। और सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, 22 जन 1950 को अडॉप्ट नहीं किया गया नेशनल कैलेंडर। तो इसका करेक्ट आंसर डी, नाइदर वन नाइदर टू। तो आपके दिमाग में होगा सर फिर कब अडॉप्ट किया गया, तो मैं आपको डेट बता देता हूं। अडॉप्ट किया गया 22 मार्च 1957 में, और इट इज बेस्ड ऑन साका एरा नॉट ऑन विक्रम एरा। तो दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग थे। कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इस बार का जो कट ऑफ था वो था 8 मार्क्स। जिन्होंने क्वालिफाई किया है बहुत अच्छा किया आपने थोड़ा सा ट्रिकी पेपर को जल्दी सॉल्व कर लिया है, बट जो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं थोड़ा आपको बेसिक पढ़ने की जरूरत है। हमारे चैनल हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करें, वहाँ पर कोर्स को देखें, प्रॉपर लाइन से कराया गया है। अब तो वहाँ पर बायोलॉजी एंशिएंट कंप्लीट हो चुकी है, मिडाइवल चल रहा है, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स चल रहे हैं। एक बार जरूर, अगर आप नहीं भी बाय करना चाहते बट स्टिल एक बार विजिट जरूर करें, आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस ऑर्डर में हर चीजें मिलेंगी, तो मे बी आपको एक एडवांटेज हो। ओके, तो करेक्ट आंसर इसका मैंने बता दिया, नाइदर वन नाइदर टू। ओके, यहाँ पर हमारी सीरीज कंप्लीट होती है, और जिसको भी इसकी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, इस लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए, क्योंकि एंड में आप बार बार लेक्चर्स नहीं देख सकते, आपको पीडीएफ एंड में जरूरत पड़ेगी, तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, दैट इज 9098676936। ओके, और याद रखिए इसका छोटा सा चार्ज भी है इस पीडीएफ ग्रुप के लिए, दैट इज 200 रुपीज ईयरली, जो कि एक माइन्यूट कॉस्ट है, 50 पैसे पर डे एक कॉस्ट होता है। रिमेंबर, आप जब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो ये पीडीएफ नहीं, इसकी पीडीएफ तो मिलेगी, प्लस आपको हिंदू एनालिसिस,
डेली करंट अफेयर्स, ओके, ये सब चीजें भी आपको ऑन डेली बेसिस मिलती रहेगी। ओके, जिसको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है प्लीज इस पर कमेंट जरूर करें, और ऑफ कोर्स कमेंट तब करें जब जो मैंने क्वेश्चंस पूछे उनको जरूर कमेंट करें, और इफ यू आर लाइकिंग आवर लेक्चर डू लाइक आवर लेक्चर। थैंक यू।